2 महीने पहले ही सुहाना की शादी आशीष के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक ही सुहाना की तबीयत कुछ नर्म सी रहने लगी। अरे सुहाना बेटा, 12 बजने को आए। खाना कब बनाओगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी ठीक 1 बजे लंच के लिए आ जाते हैं। अब तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है उठने की। थकान सी महसूस हो रही है। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा चलो, तुम आराम कर लो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको तो खांसी उठ जाती है ना सब्जी छोंकने से। डॉक्टर ने मना किया है, आप कैसे खाना बनाएंगी? फिर आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अरे बेटा, किसी ना किसी को तो बनाना ही होगा ना। चलो ये सब चिंता छोड़ो, खाना मैं बना देती हूँ, तुम आराम कर लो। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे ना तो आकर समय से खाना खा लेना, हाँ? ठीक है मम्मी जी। शाम के समय आशीष, पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत बहुत डाउन सी रहती है। खड़े होने पर चक्कर जैसे आते हैं और लगातार कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सुहाना के कहने पर आशीष उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। सुहाना, एक अच्छी खबर है लेकिन साथ में एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर भी है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे घबराहट हो रही है। सुहाना, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना होगा। तुम्हारा शरीर अभी अंदर से कमज़ोर है, इसलिए घर के काम ज़्यादा देर तक खड़े रहकर करना सब कुछ बंद। डॉक्टर की हिदायत के बाद आशीष और सुहानी घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों झलक रही थी। अरे डॉक्टर के पास गए थे ना तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, अब दादी बनने वाली हो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर फिर तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? माँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क है, इसलिए डॉक्टर ने सुहाना को आराम करने की सलाह दी है। अरे बेटा, कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है माँ, लेकिन सुहाना के बिना कैसे मैनेज होगा सब कुछ? सुहाना की देखभाल, घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? आप भी तो अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। आपको अस्थमा की परेशानी जो है। अच्छा बेटा, अगर तू कहे तो कोई काम वाली लगा लेते हैं जो घर के काम में भी मदद कर दे और समय से खाना वगैरह भी बना दे। ठीक है माँ, आप किसी काम वाली से बात कर लो। आशीष के कहने पर शशि एक कामवाली को रख लेती है। लेकिन एक अच्छी कामवाली ढूंढ पाना भी मुक्ति का द्वार ढूंढने से कम मुश्किल काम नहीं होता। सास शशि कई नौकरानियां लेकर आती है, लेकिन किसी का काम भी उसे पसंद नहीं आता। अरे बेटा, ये नौकरानियां तो पूरे घर का गणित बिगाड़ कर रख देंगी। कोई बिल्कुल उबला हुआ सा खाना बना देती है, तो कोई इतना तेल मसाला झोंक कर खाना बनाती है कि खाना ही मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। अरे मम्मी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है और माँ जी से काम नहीं होता। किसी तरह एक समय आशीष खाना बना रहे हैं और एक समय माँ जी। मुझे ना ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये सब क्यों हो गया। मेरी वजह से सब परेशान है। ऐसी बात नहीं सोचती बेटा, इसमें तेरी क्या गलती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, तेरी छोटी बहन साक्षी को तेरे ससुराल भेज देती हूँ। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो घर का सब काम संभाल लेगी। लेकिन मम्मी, अगर उसे यहाँ ना अच्छा नहीं लगा तो? अरे बेटा, तू ना बहुत ज़्यादा सोच रही है। बुरे समय में अपने ही अपनों के काम आते हैं। आज तुझे उसकी ज़रूरत है, कल को उसे तेरी ज़रूरत होगी। बस बेटा, यही तो होता है अपनापन। उससे तेरी मदद करके खुशी होगी। रुक, मैं तेरी बात करवाती हूँ। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर दिया करूँगी। अरे तुम्हारा घर ऐसे संभालूंगी जैसे वो मेरा ही घर है। तुम्हारी सास की सेवा तो बिल्कुल वैसे करूँगी जैसे वो मेरी सास हो। और तुम्हारे पति की भी सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरा। ए, क्या बोले जा रही है तू? होश में तो है? अरे दीदी, तूने गलत समझ लिया। मैं कह रही थी तुम्हारे पति की सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरे जीजा हो। तुम भी ना गलत बात दिमाग में ले आती हो। अच्छा ठीक है, मैं कल ना ससुराल पहुँच जाऊँगी तुम्हारे। सुनिए, मैंने ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरी छोटी बहन है ना साक्षी, वो यहाँ आकर रहने को तैयार हो गई है और उसने वादा किया है कि वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर ही संभालेगी। सुहाना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ साक्षी को बुलाने की? मैं और माँ मिलकर सब संभाल रहे थे ना। मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आप बस देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही साक्षी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाती है।
नमस्ते माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो तुम मदद करने के लिए भागी चली आई। आजकल कौन किसी की मदद करता है। अरे माँ जी, मैं तो इसे अपना घर समझ कर ही आई हूँ। वादा करो, आपको भी मुझे मेहमान नहीं, घर का सदस्य ही समझना होगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहुत मीठी बोली है तुम्हारी, किसी का भी मन मोह सकती हो चुटकियों में। भगवान ने तुम्हें ऐसी विशेष शक्ति दी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तब चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी। आप बस बैठी बैठी मुझे बताती जाइए क्या करना है, कैसे करना है। अरे वाह वाह बेटा, जीती रहो। मन खुश हो गया तुम्हें देखकर। सच बताऊं तो इतनी खुश मिजाज और मिलनसार सुहाना भी नहीं है। वैसे तो सुहाना मेरी बहू है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। बात चली है तो मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो सुहाना दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन वो ना शुरू से ही ऐसी है। ज़्यादा किसी से बात करना या बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना उन्हें कतई पसंद नहीं है। बल्कि वो तो रसोई के काम से वही हमेशा बचने की कोशिश में लगी रहती है। चल अच्छा है तू ये कह रही है। मैं कहती तो दुनिया कहती कि सास बहू में कमी निकाल रही है। अरे बेटा, पेट से है वो, ऐसी हालत में ना हर टाइम बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे भाई, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि धरती पर पैर रख लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन ऐसी हालत में ना हाथ पैर चलाते रहो तो माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। माना कि भारी काम के लिए डॉक्टर ने मना किया होगा, लेकिन अब खाकर अपने बर्तन सरका देना ये तो बहुओं के लक्षण नहीं होते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ जी। अरे हम लोग तो खुद उससे परेशान रहते थे, इसलिए जैसे ही मम्मी को पता चला कि सुहाना को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो सुहाना की आदत जानती है ना। ऐसी हालत में वो एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हिला रही होगी। और देखिए, मम्मा का डर भी बिल्कुल सच साबित हुआ। धीरे धीरे साक्षी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो पूरे घर को बिल्कुल वैसे ही संभाल रही थी जैसे घर की बहू संभालती है। आशीष के लिए टिफिन और नाश्ता बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी प्रेस करती। इतना ही नहीं, उसके लिए पर्स, मोबाइल और घड़ी निकाल कर भी उसके हाथ में देती। लाइए माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, इतना काम करती है तू, थक जाती होगी। अगर काम खत्म हो गया हो तो जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। और पैरों का क्या है बेटा, उम्र के हिसाब से दर्द तो आता जाता रहता है। मुझे तो इस दर्द के साथ जीने की अब आदत हो गई है। मेरी छोड़। नहीं 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 माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरे होते हुए आप दर्द के साथ क्यों जिएंगी? लाइए, आपके पैरों की मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द ना यूं छूमंतर हो जाएगा। अरे बेटा, तू तो जादूगरनी है। तुझसे बात करके ही मेरा दर्द गायब हो जाता है, मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच बताओ, इतने प्यार से कभी सुहाना ने भी मुझसे बातें नहीं की। पैरों की मालिश करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अरे कोई दो बातें प्यार से कर लेना तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं होती दुनिया में। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल बूढ़ों के पास बैठने का समय किसके पास है। क्या सुहाना दीदी कभी आपके पास बैठकर आपसे सुख दुख नहीं पूछती? ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सास के पैरों की मालिश करना, उनसे सुख दुख पूछना, ये तो हर बहू का कर्तव्य होता है। अगर दीदी ये सब नहीं कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। दीदी, ये लो आपका खाना। और हाँ, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है, इसलिए आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ यहीं पर ला कर दे दूंगी। लेकिन आपको पूरे 24 घंटे सिर्फ आराम करना है। अरे साक्षी, मैं थक गई हूँ इतना आराम कर करके। देखो, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उससे कुछ नहीं होता। नहीं दीदी, भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। और मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आपको आराम मिल सके इसलिए ना। तो बस, जब तक मैं यहाँ हूँ आप निश्चिंत होकर आराम करो, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सामने वाली अलमारी खोल के देख, उसमें एक ड्रेस रखी हुई है, तेरे जीजू ने दी है। बता तो कैसी है? वाह दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती। ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे महंगी सस्ती क्या, तुझे पसंद आई ना, ठीक है आज तू पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तू मेरी बहन है, अगर तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ ना। बस याद से लौटा देना, गिफ्ट है ना। इसलिए मैं संभाल कर रखूँगी। लेकिन दीदी, ड्रेस जीजू आपके लिए लाए ना, जीजू को बुरा लग गया तो? अरे नहीं नहीं,
तेरे जीजू इतनी छोटी सोच वाले नहीं है जो इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाए। आशीष ने ड्रेस मुझे दी है, उनके देने के बाद अब ये मेरी हो गई। अब मैं चाहे जिसे दूं, मेरी मर्जी। आप इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं इस ड्रेस को ले लेती हूँ। बहन से ड्रेस लेकर साक्षी अपने कमरे में आती है, उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद आशीष ऑफिस से घर लौट कर आता है। अरे जीजा जी आ गए आप, बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ये ड्रेस, ये तो हाँ, ये ड्रेस मुझे दीदी ने दी है, कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे घर में पहन लिया करूँ। क्या हुआ, आपको भी अच्छी नहीं लग रही है क्या? अब नहीं नहीं, वो बात नहीं है, अच्छी है ड्रेस। तुम जाओ चाय बना लो। साक्षी जो खेल अपनी बहन के ससुराल में खेल रही थी वो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो जानबूझकर सुहाना को सास और पति की नज़र में गिराना चाहती थी, इसलिए वो खुद ऐसी परिस्थितियां बनाती जिससे सुहाना बुरी साबित हो जाए और वो अच्छी। पहले वो सुहाना को बिस्तर से न उठने की कसम देती और बाहर आकर सुहाना की सास शशि को नई नई कहानियां सुनाती, जिससे शशि के मन में सुहाना की छवि धूमिल हो रही थी। देखिए ना माँ जी, क्या दीदी बैठे बैठे कपड़े भी तय नहीं कर सकती? थोड़ा बहुत हाथ पैर तो इंसान को हिलाना चाहिए ना। अब ठीक कहती थी, खाना खाकर बर्तन भी बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे पकड़ा देती है वो। अरे मेरी सगी बहन है तभी मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कोई किसी की इतनी चाकरी नहीं कर सकता। आपकी जैसी सास मिली है उनको, उन्हें तो आपके पैर धोकर पीना चाहिए। कितना सपोर्ट करती हैं आप उनका, और वो उल्टा आपकी ही बुराइयां मुझसे करती रहती हैं। मैं तो थक गई हूँ उनकी वही बातें रोज रोज सुनकर। अरे बेटा, हमारे तो भाग फूट गए जो इस सुहाना जैसी निकम्मी और कामचोर बहू से पाला पड़ गया हमारा। कितना अच्छा होता अगर मेरे आशीष की शादी तुझसे हुई होती। सच में राम और सीता की जोड़ी लगती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सच बताऊं तो इतने दिनों से इस घर में रहते रहते मुझे भी अब लगने लगा है कि काश आपका एक बेटा और होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं। हम हमेशा साथ रहते, खूब बातें करते, गोलगप्पे खाने जाते, और फिर मैं रात को आपके पैरों की तेल से मालिश भी करती। बहुत लगाव हो गया है मुझे भी इस घर से। खैर, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। हमारे भाग्य में जो लिखी थी वो हमें मिल गई। हमारी तो बस दिल से दुआ है बेटा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। साक्षी ने धीरे धीरे सास शशि के मन में बहन सुहाना के प्रति खटाश भरती थी, और अब वो पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आशीष भी उसकी बातों में आ जाए। एक दिन आशीष छत पर अकेले में बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी साक्षी चाय का प्याला लेकर वहां पहुंच जाती है। आपको चाय के साथ पकौड़ी बहुत पसंद है ना? देखिए मैं आपके लिए प्याज की पकौड़ी बनाकर लाई हूँ। अरे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, आवाज़ लगा लेती, मैं नीचे आ जाता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैंने माँ जी को अपने पक्ष में कर लिया है। वो मुझे इतना पसंद करती है कि आज और अभी अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएंगी। आप यही कहते थे ना कि मेरी माँ नहीं मानेगी। देखिए मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। चलो अब कह भी दो सुहाना को कि आप उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो। ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, बस फिर आप और मैं अपना सुंदर संसार बसाएंगे। वो सुहाना आपके लायक है ही नहीं, छोड़ दो उसे। मैं आपके पूरे परिवार की बहुत देखभाल करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, पत्नी तो तुम शादी के बाद बनोगी, लेकिन अभी तुम एक बेटी और बहन हो। क्या अपना बहन होने का कर्तव्य अच्छी तरह निभा रही हो तुम? सुहाना आंख बंद करके भरोसा करती है तुम पर, लेकिन बदले में तुम क्या कर रही हो उसके साथ? उसकी ही गृहस्थी को निगलना चाह रही हो। कम से कम उसके होने वाले बच्चे की तो शर्म कर लेती। बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद दूध के धुले हो। ये ज्ञान और नैतिकता की बातें मुझे मत सिखाओ। बस ये बताओ सुहाना को सब कुछ सच कब बता रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षण था, लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए डिग्री कॉलेज से निकलते समय तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने माँ के न मानने का झूठा नाटक किया और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात को बीते कई साल गुजर जाने के बाद सुहाना का रिश्ता मेरे घर आया। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने उससे शादी अपनी पसंद से की है। जब मुझे सगाई वाले दिन पता चला कि तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम भी पुरानी बातें भूलकर अब तक आगे बढ़ गई होगी। और सबसे बड़ी बात,
साक्षी, 19 साल में बने रिश्ते और 28 की उम्र में बने रिश्ते की गहराई में अंतर तो होता ही है ना। मैंने खुली आंखों से पूरे मन से सुहाना को अपनी पत्नी माना है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? कौन मानेगा कि सुहाना जैसी सीधी सादी लड़की की बहन इतनी तेज तर्रार हो सकती है? खैर छोड़ो, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। साफ साफ सुनो और समझ लो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी मैं तुमसे शादी ना करता। मेरी पत्नी की बहन होने के नाते तुमने आज तक इस घर के लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की ओट में जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके लिए मैं मरते दम तक तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, उसके सिवा अब मैं किसी की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा तुम अपना बैग पैक कर लो, घर वापस जाने का समय हो गया है। क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन टिक जाए तो अपनी औकात भूलने लगता है। आशीष के मुंह से दो टुक जवाब सुनकर साक्षी निरुत्तर थी। अगले ही दिन वो हमेशा के लिए अपने घर लौट जाती है। 2 महीने के बाद सुहाना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। मीना का कोई भाई नहीं था। उसके पिता ने भी उसे कभी लड़कियों वाले कोई गुण दिए ही नहीं। देख मीना, पूरी दुनिया का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन तेरी पहचान सिर्फ तेरे ओहदे से होगी कि तू करती क्या है। बेटा, सब चीज़ फालतू है सिवाय तुम्हारे काम के, समझी? समझ गई पापा। हम हर काम के लिए नौकर रख सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारा काम कोई नहीं कर सकता। और हम जितना पैसा कमाएंगे लोग हमें उतना ही पूछेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अगले रोज मीना की माँ बीमार हो जाती है। माँ कहाँ हो? अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ की तरफ से कोई आवाज ना आने पर मीना बाहर आती है। उसे कोई नहीं दिखता तो वो सीधे माँ के कमरे में जाती है, जहाँ माँ बिस्तर में लेटी होती है। बेटा मीना, खुद चाय बना ले और हो सके तो एक कप मुझे भी दे देना। मीना घड़ी देखती है। ओहो, मुझे तो लेट हो रहा है। क्या माँ पहले बता देती कि बीमार होने वाली हो? मैं कुछ प्लानिंग कर लेती। अब मैं बाहर कुछ खा लूंगी, तुम अपना देख लेना। अरे बेटा, तेरे पापा भी चले गए ऐसे छोड़कर, तू मत जा। डॉक्टर को तो बुला दे कम से कम। लेकिन मीना नहीं सुनती, वो चली जाती है। शाम को जब बाप बेटी घर आते हैं तो माँ नहीं होती। अरे तुम्हारी माँ नहीं है, कहाँ गई? पता नहीं, सुबह बीमार थी, हो सकता है डॉक्टर के पास गई होंगी। अच्छा ठीक है, फिर खाने का क्या करे? खाना भी नहीं बनाया होगा। क्या पापा, खाने के लिए ये फोन है ना, अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। और पापा, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, कल मेरी मीटिंग है। बाप और बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पिता को बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो। जैसे खुद थे बेटी को भी वैसा ही बना दिया। मैं बीमार थी, मर रही थी, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पिता चिट्ठी साइड में रखता है, कुछ सोचता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह, ओहो, माँ ने आज भी चाय नहीं बनाई। माँ, चाय दो ना, कहाँ हो? ऑफिस के लिए रोज देर कराती हो। तभी एक काम वाली आती है और मीना को चाय देती है। कौन हो तुम? पिता भी आ जाते हैं और मीना को चिट्ठी देते हैं। तुम्हारी माँ को हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, चली गई छोड़कर। उसे क्या पता कि हम उसके बिना मर नहीं रहे। ये मालती है, घर की मेड, आज से सारा काम ये करेगी। और हाँ, तेरी माँ से अच्छा खाना बनाती है, मैंने अभी खाया है। ठीक है पापा, मैं चली ऑफिस। मालती, फटाफट खाना बनाकर पैक कर दो। मीना और उसके पिता मशीनी जिंदगी जी रहे थे कि एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है, मैं अब शायद इंडिया कभी वापस ना आऊँ। ओहो पापा, फिर मैं कैसे रहूंगी? पता नहीं माँ भी कहाँ है अब। ऐसा कर बेटा, तू शादी कर ले, 2-4 लोगों के साथ रहेगी तो मन लगा रहेगा, अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और काम के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है पापा, देख लो कोई लड़का फिर जो अच्छा कमाता हो। पिता बेटी के लिए लड़का देखता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है। बेटा, शाम को हम लोगों को प्रशांत के घर जाना है, एक बार उससे मिल लो, शायद तुमको ठीक लगे। मीना पिता के साथ प्रशांत को देखने जाती है। उनके घर से प्रशांत के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा होता है।
मीना को देखने प्रशांत का पूरा खानदान आया था। मीना, ये मेरी बुआ है और ये चाची, सब तुमको देखने आए हैं। वो क्या है ना, हमारा पूरा परिवार साथ ही रहता है। साथ? यहाँ इस घर में? अरे नहीं नहीं, इस घर में तो सिर्फ हम रहते हैं, लेकिन हाँ आसपास ही हैं सब। सुख दुख में सब साथ साथ हो जाते हैं। मीना को प्रशांत से बात करके अच्छा लगता है। वो अपने पिता के साथ घर आती है और तो कैसा लगा सब? ठीक है पापा, मैंने कौन सा घर में रहना है? हाँ बेटा, देख लेना, अगर ठीक लगे तो रहना, नहीं तो तलाक देकर अमेरिका आ जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कोई लड़का देख लूंगा। वो लोग तो यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ पापा लेकिन आज माँ होती तो। पिता को मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। देखो बेटा, कमजोर नहीं होना है, रिश्ते सिर्फ हमें कमजोर बनाते हैं। आज ये लोग सारे जो तुम्हें देखने आए थे ना, ये तुम्हें देखने नहीं आए थे, ये तो ये देखने आए थे कि क्या लड़की भी इतना कमा सकती है। देखो बेटा, साफ साफ बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मीना भी पिता के कहने पर ही चलती है और शादी करके ससुराल जाती है, जहाँ उसे भरा पूरा परिवार मिलता है। बेचारी की माँ इसे छोड़कर चली गई थी, तब से बिना माँ की बच्ची है। लेकिन देखो, पढ़ाई भी की और कामकाजी लड़की है, कभी भटकी नहीं राह से कि माँ नहीं है तो कुछ भी करे। मीना दोनों की बात सुन रही थी। वो उन लोगों की बात सुनकर कमरे में आती है और पिता को फोन करती है। पापा, आपने माँ के बारे में क्या बताया है इन लोगों को? यही कि तुम्हारी माँ तुम्हें और मुझे छोड़कर भाग गई है। और क्या कहता, हम लोगों को पैसा कमाना था, उसकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा तुमने, ये सब कहता क्या? मैंने ख्याल नहीं रखा पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? और क्या मीना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा भी था कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना था। तुम्हारे जाने के बाद उसे खून की उल्टी हुई, पड़ोसन के घर के दरवाजे में जाकर गिरी तेरी माँ। और चुप हो जाओ पापा, आपने कौन सा माँ का ख्याल रख लिया? पिता माँ के जाने का जिम्मेदार सिर्फ मीना को बताते हैं, जिससे मीना काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी मीना की सास आ जाती है। मीना बेटा, रोते नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और क्या हुआ, पापा अमेरिका जा रहे हैं, तुम जाती रहना मिलने बेटा। नहीं जाना मुझे कहीं भी किसी से मिलने। हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा मूड ठीक नहीं है। सास मीना को समझती है। उसे पता होता है कि वो अकेली है, शादी के बाद अपना घर छोड़कर आई है। वो वहाँ से बिना बुरा माने चली जाती है। अगले रोज सुबह मीना उठती है। जब सब घर में सो रहे होते हैं, वो तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन दोपहर में, मैडम, आपसे मिलने कोई आदमी आया है। मेरे ऑफिस में कौन मिलने आया? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, जहाँ उसके ससुर हाथ में टिफिन लेकर बैठे होते हैं। बहू, वो क्या है ना, हम लोगों के घर सबको देर से उठने की आदत है, तो खाना देर से बनता है। प्रशांत भी ऑफिस में देरी से ही जाता है, लेकिन तेरी सास ने कहा है कि वो कल से वक्त पर उठा करेगी। मीना ससुर को देखकर सोचती है कि क्या जरूरत थी इन्हें इतनी दूर आने की। इसीलिए कि सिर्फ मैं भूखी ना रह जाऊं, ससुर इतनी दूर आए। वो ससुर के हाथ से खाना ले लेती है। मीना की जिंदगी अब शादी के बाद बदलने लगती है। वो घर जाती है जहाँ प्रशांत अपनी बहन से बात कर रहा था। अरे महक, तू क्यों परेशान होती है? तेरा भाई है ना। हाँ बेटा प्रशांत, तेरी बहन परेशान है, जा उसे लेकर आ जा। मीना देखती तो सब है, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछती कि क्या हुआ। वो कमरे में जा रही थी कि मीरा, तुम सो जाना, मैं महक को लेने जा रहा हूँ उसके ससुराल। वो क्या है ना, उसे बेबी होने वाला है और उसका मन माँ के पास रहने का कर रहा है। ठीक है। मीना की ननद घर आती है। वो देखती है कि कैसे माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है, कैसे बेटी माँ के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती है। लेकिन मीना की माँ कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो माँ। वो रो रही होती है कि पति का हाथ उसके कंधे में आ जाता है। माँ की याद आ रही है, लेकिन रो क्यों रही हो? वो अच्छी नहीं थी, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाती ना। शट अप! मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। नहीं है मेरी माँ। मुझे माँ की याद आ रही है।
मुझे उनके पास जाना है। ये तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं कि वो कहाँ है। रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। प्रशांत मीना के पापा से बात करता है और मीना की माँ का पता लगा लेता है। वो मीना को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। मीना बेटा, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। शादी हो गई तेरी। मीना, माँ का काम तो काम वाली कर देती होगी ना। माँ की तो कभी याद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? इतने साल बाद माँ को देखकर मीना उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? माँ मुझे माफ कर दो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। माँ मेरे साथ रहो, मुझे माफ कर दो। पर बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई है। कौन सी माँ बेटी के ससुराल में रहती है? मीना पति की ओर देखती है। माँ, मीना का घर है वो, और आप उसकी माँ। मीना पति का फैसला समझ जाती है और माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है।